हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है 5 जनवरी को। उसी के जीके जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, उत्साह शब्द है। उत्साह कैसा शब्द है? भाववाचक संज्ञा, सकर्मक क्रिया, गुणवाचक विशेषण, संबंधवाचक सर्वनाम। अब जैसे कि आपको एक मोबाइल लेना है, कोई सा भी मोबाइल लेना हो, आपको एंड्रॉयड मोबाइल लेना है और आपका एक सपना था कि मेरे पास मोबाइल होता, एक अच्छा सा मोबाइल, और आपको मोबाइल मिल जाता है। मोबाइल मिलने के बाद आपके अंदर एक उत्साह आता है, जैसे कि आपने सोचा कि मैं यूपी टॉप करूं, यूपी टॉप। तो आपने यूपी टॉप कर दिया। यूपी टॉप करने के बाद आपने रिजल्ट देखा। रिजल्ट देखने का जैसे ही आपने रिजल्ट देखा, आपके अंदर एक उत्साह आ गया, यानी आपके अंदर एक भाव आ गया कि हाँ, मैंने यूपी टॉप किया है, मैं कुछ हूँ। इसलिए उत्साह शब्द का अर्थ जो होता है उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न क्या है कि घर का बहुवचन शब्द क्या होता है? अब घर का बहुवचन यानी कि अनेकों घर। घर का बहुवचन शब्द क्या होता है? तो घर का बहुवचन शब्द होता है घरों, यानी अनेक घरों, ना कि घर। अगर घर की अगर हम बात करें तो घर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, लेकिन घरों यानी कि अनेकों घर, यानी इसका बहुवचन। बहुवचन का अर्थ क्या होता है? कि अनेकों घर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा प्रश्न कि हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनिल, मारुत, समीर, अनल। अब देखिए, अनल जो है ना, ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, ना कि हवा का। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अनिल हुआ, मारुत हुआ और समीर हुआ, ये हवा के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन अनिल जो है ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे। उन्होंने नाटक की रचना की। अजातशत्रु, शशिगुप्त, झांसी की रानी, राजमुकुट। जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे। इन्होंने किस नाटक की रचना की? तो मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने अजातशत्रु नाटक की रचना की। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। उपकूल में कौन सा समास होगा? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययभाव या फिर तत्पुरुष? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, शायद आपको याद हो। तो मैंने आपको बताया जहां पर उप आ जाए, यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर, जहाँ पर ये शब्द आ जाएं वहाँ पर आपका हो जाएगा अव्ययभाव समास। कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास। अब स्टार्टिंग का आप शब्द देख लीजिए, स्टार्टिंग में दिया है उप, देखिए उप दिया है, इसलिए आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शंस के साथ में। जैसे कि यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन, ये सभी शब्द जो हैं ये अव्ययभाव समास के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना हाथ जगन्नाथ लोक तृतीय का सही अर्थ क्या होगा? अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। वी है अपने हाथ में ईश्वर की मूर्ति देखना। सी है ईश्वर से साक्षात्कार करना। डी है ईश्वर के समक्ष हाथ फैलाना। अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरा भी कह सकते हैं और लोक तृतीय भी कह सकते हैं। अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है अव्यक्ति में उपसर्ग है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो अभी 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 अव्यक्ति में अभी जो है ये उपसर्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंताजनक में कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधार? चिंताजनक। अब देखिए, चिंता अलग है, जनक अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना? चिंताजनक। तो इसको पहचानने का एक मैंने आपको तरीका बताया था, शायद आपको याद हो। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, यहां हो जाएगा तत्पुरुष समास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सेवा सदन में कौन सा समास है? कर्मधार, तत्पुरुष, बहुप्रिय या अचानक? सेवा सदन में कौन सा समास है? अब सेवा अलग है, सदन अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द बन गया सेवा सदन। सेवा का सदन भी कह सकते हैं, कर्ता ने कर्म को का सेवा सदन, नया शब्द भी बन गया, ऐसे भी पहचान सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 10वां प्रश्न देखेगा। सो गाइस, 10वां प्रश्न है कि राहत का विलोम शब्द क्या होगा? अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जो भी मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट ला रहा हूं, उन प्रैक्टिस सेट को देखिए, क्योंकि एएससी ग्रुप डी को क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। काफ़ी सारी मैंने आप लोगों को क्लासेस करा दी हैं, तो मैं आप लोगों को एक ऐसी पीडीएफ दूंगा, 2 पीडीएफ मैं आपको दूंगा ऐसी, कि अगर आप उन पीडीएफ को पढ़ लेते हो तो आप उस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। यानी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन जो हैं, मैं आपको एक ऐसी पीडीएफ दूंगा। वैसे तो मैं आपको पीडीएफ लगातार फ्री में दे ही रहा हूँ, अपने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। मैं आपको जो भी पीडीएफ रहती है आपकी क्लास की, वो पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ, फ्री एंड कॉस्ट, एक भी पैसा मैं आप लोगों से नहीं ले रहा हूँ। तो आप लोग, अगर आप लोग देखे होंगे कि जो यूट्यूब वाले जो होते हैं वो आप लोगों को पीडीएफ देते हैं, लेकिन आपसे पैसा भी लेते हैं। लेकिन मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, बस आपका सपोर्ट चाहिए हमको थोड़ा सा, तो सपोर्ट आप लोग ऐसे ही बनाए रखिए। तो राहत का विलोम शब्द क्या होता है? तो राहत का विलोम शब्द होता है प्रकोप। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 11वां प्रश्न है कि सातत्य का विलोम शब्द क्या होगा? असत्य, असत्य या तारतम्य या सत्य की चिरंता? सातत्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो सातत्य का विलोम शब्द होता है असातत्य। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि मछली का तत्सम शब्द क्या होगा? मीन, मृष, मीनाक्षी या मीनेक्ष? मछली का तत्सम शब्द क्या होगा? यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। मछली को अगर आप संस्कृत में कन्वर्ट करें तो मछली को संस्कृत में क्या कहते हैं? मत्स्य कहते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, ये मछली का तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? परि होगा, प्रति होगा, परा होगा या वी होगा? प्रतिहिंसा स्टार्टिंग का शब्द ले लीजिए आप, तो प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है यार, स्टार्टिंग का शब्द ले लीजिए, यही आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। विद्याधन अर्थी किसका संधि विच्छेद है? तो विद्याधन अर्थी जो है ना, ये विद्यार्थी का संधि विच्छेद है। तो इस हिसाब से आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अब देखिए, इसको तो मान लिया जाएगा बड़ा आ और इसको मान लिया जाएगा छोटा आ। तो बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना? बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर बना बड़ा आ। और आपसे ये पूछा जा रहा था कि विद्यार्थी किसका संधि विच्छेद है? तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि विद्यार्थी में प्रयुक्त संधि क्या होगी, तो नियम के अनुसार आ किस में आता है? दीर्घ स्वर संधि। तो विद्यार्थी में दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सन्मार्ग का समास विग्रह क्या होगा? सत्य जो मार्ग, सत्य है जो मार्ग, सत्य के समीप मार्ग, जो मार्ग सत्य हो। तो सन्मार्ग का समास विग्रह क्या होता है? सत्य है जो मार्ग। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है कि जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो तो हेतु उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? हृदयगम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे,
हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पश्चाताप करना, हाथ में दर्द होना, लाभ होना या हानि होना। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हाथ मलना यानी टाइम निकल जाना। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ गई, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट जो है वो नज़दीक आ चुकी है और आपने तैयारी की नहीं है, तो आप हाथ मलते रह गए। यानी इसका मतलब क्या होता है? पश्चाताप करना। यानी कि अगर मैंने तैयारी अच्छे से कर ली होती तो मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो जाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बहुत बड़ा काम, चिंतित रहना, मुसीबत में फंसना, खाली बैठे रहना। तारे गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, तारे गिरना इसे आप कह सकते हैं कि चिंतित रहना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ओके, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है गाइस कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद, शोक, रति या घृणा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अच्छा, अगर आपसे मान लीजिए ये पूछ लिया जाए कि निर्वेद का स्थायी भाव क्या होता है, तो निर्वेद का स्थायी भाव होता है शांत रस। अच्छा, शोक का स्थायी भाव क्या होगा? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शोक का स्थायी भाव क्या होता है, तो शोक का स्थायी भाव होता है करुण रस। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, घृणा का स्थायी भाव क्या होता है? घृणा या जुगुस्सा, इसे भी कह सकते हैं जुगुस्सा या फिर घृणा। तो घृणा का स्थायी भाव होता है भीपतत रस। क्या होता है? भीपतत रस। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है कि किस रस को रसराज माना गया है? श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस या भक्ति रस। किस रस को रसराज माना गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, श्रृंगार रस को रसराज माना गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। छपय किस प्रकार का छंद है? मात्रिक, वाणिक, मुक्त छंद, इनमें से कोई नहीं। छपय किस प्रकार का छंद है? तो मेरे प्यारे बच्चों, छपय जो है ना, ये एक मात्रिक छंद है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, क्या कर रहे हो आप लोग, वीडियो को लाइक नहीं करते हो। पीडीएफ तो मैं आपको फ्री में देता हूँ, लेकिन आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स आना चाहिए वीडियोज़ पर, रिस्पॉन्स बिल्कुल घटिया देखने को मिल रहा है, बिल्कुल घटिया। तो मैं आज सही बच्चों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्योंकि जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे मेरी मेहनत सफल नहीं होगी। हर क्लास की पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल फ्री एंड कॉस्ट देता हूं। एक भी चवन्नी में मैं आपसे लोगों से नहीं लेता हूं, एक भी पैसा नहीं ले रहा हूं, मैं आप लोगों से बिल्कुल फ्री दे रहा हूं। अगर कोई यूट्यूब चैनल वाला आपको अगर पीडीएफ देता है फिर भी वो आप लोगों से 50-60 रुपये ले लेता है एक पीडीएफ का, मैं आप लोगों से एक भी पैसा नहीं ले रहा हूँ। अगर डेली अगर आपको मैं 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो डेली 100 क्वेश्चन के हिसाब से अगर 10 दिन में मैं आपको पीडीएफ लगातार अगर दे भी रहा हूँ 10 दिन तक लगातार, तो 1000 क्वेश्चन आप लोगों के हो जाते हैं। और 1000 क्वेश्चन का पीडीएफ 50 रुपये का मिलता है। तो सभी लोग आप लोगों से पैसे ले रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से एक भी पैसा नहीं ले रहा हूँ। इस बात को आप लोग समझिए प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है कि स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त जो है ये किसकी नाट्य कृति है? जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश। एक पीडीएफ को बनाने में कितना टाइम लगता है ये आप लोग ये नहीं समझ सकते हो। स्कंदगुप्त किसकी नाट्य कृति? देखिए, जो सच मैं वही बोल रहा हूँ। एक पीडीएफ को बनाने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। इस बात को आप नहीं समझ पाओगे। जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त जो है नाट्य कृति, ये जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। वैसे तो मैं चाहिए कि मैं आपसे पैसा लूँ तब मैं आपको पीडीएफ दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे गरीब बच्चे भी हैं और ठीक ठाक भी बच्चे हैं, उनको भी फ़ायदा मिल रहा है और गरीब बच्चों की फ़ायदा मिल रहा है। कृष्णा अर्जुन युद्ध किसकी नाट्य कृति? अब देखिए, 5 जनवरी को पेपर है, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 5 जनवरी को पेपर है और वीडियो पर लाइक जो आ रहे हैं ये ना से नल है ना। 5 जनवरी को पेपर है, व्यूज़ अगर 800 भी व्यूज़ आते हैं तो मुश्किल से 12 लाइक आ रहे हैं। 800 व्यूज़ पर कम से कम 100 लाइक होने चाहिए, 12 लाइक कितने शर्म की बात है। कृष्णा अर्जुन युद्ध किसकी नाट्य कृति है? तो मेरे प्यारे साथियों, माखनलाल चतुर्वेदी की यह नाट्य कृति है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न है बादल राग किसकी लंबी कविता है? जयशंकर प्रसाद, निराला, नागार्जुन, मुक्तिबोध। बादल राग किसकी लंबी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में।
प्रश्न संख्या 25 और 26, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। क्या है कि इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, ये तो आप कहेंगे कि इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, आप ये कहेंगे ना कि आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। ठीक है, इसकी वास्तविक कारण क्या है, ये तो आप कहेंगे नहीं कि इसकी वास्तविक कारण क्या है, आप कहेंगे तो ये कि इसका वास्तविक कारण क्या है, इसका वास्तविक कारण क्या है, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर क्या है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। मोर नाच रहा है, तो इसमें मोर क्या है? तो मोर जो है ना, इसमें जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है? यहां पर देखिए आपको अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। शताब्दी, ये आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ज़्यादा कुछ नहीं, ये छोटी की मात्रा लगी है दाम में, इसमें आप बड़ी की मात्रा लगा दीजिए, ये शुद्ध हो जाएगा। तो शताब्दी इस प्रकार से लिखा जाएगा, देख लीजिए एक बार, शताब्दी अदाबा दा बड़ी की मात्रा, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक आया नहीं? यह किस प्रकार का वाक्य? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक आया नहीं, यह किस प्रकार का वाक्य? तो मेरे प्यारे साथियों ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, क्योंकि यहाँ पर कई चीज़ों का प्रयोग किया गया है। वह कैसा व्यक्ति अभी तक आया नहीं है, इसलिए इसमें मिश्र वाक्य, या मिश्र का मतलब क्या होता है कि अनेक वाक्यों का मिश्रण, अनेक शब्दों का मिश्रण है, ये भी कह सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, व्याकरण के आचार के लिए एक शब्द क्या होगा? व्याकरणविद, वेदाचार, व्याकरण या व्याकरणविद। व्याकरण के आचार्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो व्याकरण के आचार्य के लिए एक शब्द होता है व्याकरण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द क्या होगा? कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द क्या होता है? तो कुंती के एक पुत्र के लिए एक शब्द होता है कौन्ते। क्या होता है? कौन्ते। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। गाइस अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आई प्रत्यय से बना है? अब देखिए, भलाई, इसमें भी आई निकल रहा है, निष्ठा, समझौता, संपन्न, कौन सा ऐसा शब्द है कि आई प्रत्यय से बना है? तो भलाई, आई इसमें निकल रहा है, आई भलाई में, निष्ठा में नहीं निकल रहा है, समझौता में भी नहीं निकल रहा है, संपन्न में भी नहीं निकल रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्रत्यय को पहचानने का तरीका क्या है? तो मैंने आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न, किस मुहावरे का अर्थ परेशान करना है? छक्के छुड़ाना, पानी पानी होना, लोहे के चने चबाना, आंखों का तारा। किस मुहावरे का अर्थ है परेशान करना? छक्के छुड़ाना, इसका अर्थ होता है परेशान करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक क्या है? यह किताब रमेश को दे दो, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें जो मेन जो कॉमन है गाइस, मेन जो कॉमन है वो है को। पूरा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कर्ता ने कर्म को किस में आ रहा है? कर्म में आ रहा है। कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा संप्रदान के लिए, ये आप लोगों ने बचपन में काफी बार पढ़ा होगा। अगर आपको याद हो तो आप ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाए? तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, कारक के कुल कितने भेद होते हैं? अक्सर यह भी प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है। तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेगा, चंद्रमुख शब्द में प्रयुक्त समास क्या होगा? अव्ययभाव, कामदार, द्विगु या द्वंद्व। चंद्रमुख में कौन सा समास होगा? चंद्रमुख के समान।
तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, चंद्रमुखी में हो जाएगा कर्णधार समास। सरल शब्दों में आप लोग समझ लीजिए, चंद्रमा के समान मुख वाला, अगर आप इसका समास विग्रह करते हैं तो चंद्रमा के समान मुख वाला इसका समास विग्रह हो जाएगा। यहाँ समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध जो है वो इसमें किया गया है, और विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में का समान आए, इसलिए यह कर्णधार समास हो जाएगा। चंद्रमुख, चंद्र का मुख, ये भी कह सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है कि आकर्षण का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? सकर्षण, विकर्षण, प्रकर्षण या अनाकर्षण? आकर्षण शब्द का विपरीत अर्थक शब्द भी बोल सकते हैं और आप इसे विलोम शब्द भी बोल सकते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो आकर्षण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विकर्षण। तो वी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है कि बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें प्राविवेशण कौन सा शब्द है? तेज, बहुत, वर्षा या बहुत तेज? बहुत, क्योंकि बहुत तेज वर्षा हो रही है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी। सो गाइस अगला प्रश्न, मध्य काल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली थी? राजस्थानी, मगही, ब्रजभाषा या बघेली? मध्य काल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली थी ब्रजभाषा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है कि धा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, ओष्ठ या दंत्य? सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कंठ से कौन कौन से वर्ण जो हैं वो उच्चारित किए जाते हैं। का, खा, घा, का, खा, गा, घा, टा, ये हो गए कंठ से। तालु से कौन कौन से जो वर्ण जो उच्चारित किए जाते हैं? चा, छा, जा, चा, छा, जा, झा, ये हो गए आपके तालु के। ठीक है, ओष्ठ की अगर हम बात करें तो ओष्ठ से पा, फा, बा, भा और मा, ये हो गए आपके ओष्ठ से। दंत की अगर मैं बात करूं तो दंत से ता, था, दा, धा धनुष और ना से नल, ये हो गया आपके दंत से। अब पूछा क्या जा रहा है कि धा जो है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? धा का उच्चारण कैसे होगा? जब धा बोलते हैं तो जीभ जो है आपकी दांत से टकरा रही है, ता 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 बोल के देखिए, ता था दा धा ना, तो धा जो है ना, था, ये था है, सॉरी था है, ये ता था दा धा ना, ये धा है आपका, धा था नहीं है, कंफ्यूज हो गया मैं, ये धा है आपका। ठीक है, तो धा जो है ये दंत से बोले जाना बड़ा वर्ड है। ठीक है, इसका उच्चारण धा का दंत से होगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ में। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेष सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या संख्यावाचक? अब कुछ लड़कियां, अब कितनी लड़कियां आ रही हैं, ये तो कोई कंफर्म नहीं है कि कितनी लड़कियां आ रही हैं। तो कितनी, कुछ लड़कियां आ रही हैं ना, तो कुछ लड़कियां आ रही हैं तो परिमाणवाचक हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? कामायनी के रचनाकार कौन है? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा? लाइक कर दीजिए यार वीडियो को, आप लोग लाइक नहीं कर रहे, जो भी बच्चे आ रहे हैं वीडियो को देखकर जा रहे हैं वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक कर दे। कामायनी के रचनाकार कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। पानी पानी होना का क्या अर्थ होता है? अत्यंत लज्जित होना, बाढ़ में घिर जाना, अत्यधिक प्रसन्न होना, दुखी होना। पानी पानी होना, इसका मुहावरा क्या होगा? तो पानी पानी होना यानी कि अत्यंत लज्जित होना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, दया सागर किस प्रकार का शब्द है? ऋण, यौगिक, योग ऋण या अकर्मक? दया सागर किस प्रकार का शब्द है? तो मेरे प्यारे साथियों दया सागर जो है ना, ये एक यौगिक शब्द है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द क्या होगा? काल्पनिक, अकाल्पनिक, कल्पनातीत या कल्पित? कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द होता है कल्पनातीत।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है? अपवाद, अधिगम, अपकृति, अपक्रम। कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है? अधिगम, जो कि अप उपसर्ग से निर्मित, क्योंकि इसमें अधि दिया जा रहा है। अप इसमें भी देखिए है, अप इसमें भी है, अप इसमें भी, लेकिन अधिगम में जो है अप उपसर्ग का जो है प्रयोग नहीं किया जा रहा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो देखिए यहां पर आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। अनुग्रहित, अनुग्रहित की जो वर्तनी है ये बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा, ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या बिहारी हिंदी? ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है? पश्चिमी हिंदी की। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अन्ना भाव किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष, अव्यय भाव, कर्मधारय या द्वंद्व? देखिए अन्ना अलग है, भाव अलग है। अन्ना का भाव, कर्ता ने कर्म को का, ऐसे भी पहचान सकते हैं आप लोग। अन्ना अलग है, भाव अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना? अन्ना भाव। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचवटी किस समास का उदाहरण है? कर्मधार, बहुपद, द्वंद्व या द्विगु? संख्यावाची शब्द है, तो संख्यावाची जब जहां पर संख्यावाची शब्द होता है तो वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर होता है द्विगु समास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि निष्फल किस प्रकार की संधि है? दीर्घ स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं? तो निष्फल की जब आप संधि करोगे तो निष्फल की संधि क्या होती है? नी धन फल, ये इसकी संधि होती है। तो ये आपको विसर्ग के निशान दिख रहे होंगे, ये विसर्ग के निशान होते हैं। जहाँ पर विसर्ग के निशान होते हैं तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाए? तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, जीके वाले पार्ट से भी 25 क्वेश्चंस जो हैं आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है? आरबीआई द्वारा, सीआईआई द्वारा, आईआरडीए द्वारा, एसईबीआई द्वारा यानी सेबी द्वारा। तो भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो भारत में बीमा क्षेत्र जो है ना ये आईआरडीए के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? नॉर्वे, फिनलैंड, कनाडा, आयरलैंड? किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को इसकी क्षारता कहा जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, स्टीफन हॉकिंग, डब्ल्यू.सी. ग्रेस, जॉन लेनन? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न क्या है कि पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर, महेंद्र अमरनाथ, इरफान खान, कपिल देव? पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कपिल देव। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ आप लोगों के पास। अगला प्रश्न, स्टॉक बाजार के संदर्भ में आईपीओ का अर्थ क्या होता है? स्टॉक बाजार के संदर्भ में आईपीओ का अर्थ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न है संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर? नौरू, पार्लेमी, वेटिकन सिटी या नामूर?
वेटिकन सिटी इस प्रश्न का जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप कह सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसके द्वारा की गई थी? गरहन और शॉट, नॉल और रुस्का, फॉर्मर और मूर, जॉनसन और जॉनसन। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसके द्वारा की गई थी? नॉल और रुस्का के द्वारा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सो गाइस अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका मौलिक अधिकार है, पुनर्वाहिक अधिकार है, परामर्शी अधिकार है, बहुमुखी अधिकार है। यह उसका मौलिक अधिकार है। तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में अंतिम कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, अरिनेस्ट मिनेवी। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से अंतिम कौन थे? महावीर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल या चेन्नई? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों ये भोपाल में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तचित स्तंभ संगीतमय स्तर निकालते हैं ये कहाँ पर अवस्थित है? बेलूर, भद्राचलम, हम्पी, श्रीरंगम। तो मेरे प्यारे साथियों ये अवस्थित है हम्पी में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तापमान, वायुदाब, संगठन, घनत्व। वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तापमान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 8 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 18 किलोमीटर या 22 किलोमीटर? क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 14 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम या मणिपुर? देश के एकमात्र नागालैंड की जो राजभाषा है ये अंग्रेजी है। तो अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है कि प्राचीन, पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला ये कहाँ लगता है? बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? प्राचीन, पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का जो मेला है ना ये बिहार में लगता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है, श्री अरविंदो आश्रम कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, रामेश्वरम में, पंडुचेरी में? श्री अरविंदो आश्रम। तो श्री अरविंदो आश्रम जो है ना ये पंडुचेरी में स्थित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या निम्बार्काचार्य? द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक है माधवाचार्य। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, कालिदास या निराला?
गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छादित रातें गर्म होती हैं क्योंकि मेघ मुख्यतः पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस परावर्तित कर देते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्लास को, भारत में छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार मरुस्थल, सतपुड़ा पर्वतमाला। तो भारत में छत्रक शैल कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत छत्रक शैल जो है ना, ये थार मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है? चंबल घाटी, तटीय क्षेत्र, सुंदरबन डेल्टा, कच्छ की खाड़ी। उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है? कच्छ की खाड़ी की। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न, अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? फर्मों की संख्या, परस्पर निर्भरता, कीमत पर नगण्य प्रभाव, कीमत नेतृत्व। अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख जो विशेषता है वो है फर्मों की संख्या। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है? स्थानीय कर, क्षेत्रीय निधि, सरकारी अनुदान, संघीय राजवंश में अंश। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या है? सरकारी अनुदान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या बहुजन समाज? दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या है? आर्य समाज। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय VHU के संस्थापक थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, गांधी जी, मदन मोहन मालवीय, इनमें से कोई नहीं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय VHU के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंडालिका, चारुलता, गौतमी या कारुबाकी? सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुबाकी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, हिंदू विधि एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे? विज्ञानेश्वर, मनु, जीमूत वाहन, इनमें से कोई नहीं। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? जीमूत वाहन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, रामचरित की रचना जो है वो किसके द्वारा की गई है? कालिदास, विज्ञानेश्वर, कौटिल्य, संध्याकर, नंदी। तो रामचरित की रचना किसके द्वारा की गई है? संध्याकर नंदी के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अकबर के नवरत्न में से एक वीरबल किस अभियान के समय मारे गए? गुजरात के विद्रोह को दबाते समय, यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय, मिर्जाओं के विद्रोह को दबाते समय, उज्बेक दल के विद्रोह को दबाते समय? यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? विधि विभाग, अधीनस्थ न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण करने का अधिकार है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है? रेशम कीट पालन, अंगूर की खेती से, बागवानी कृषि से, जलद कृषि से? ट्रक फार्मिंग का जो अभिप्राय है ना, बागवानी कृषि से है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे,
अगला प्रश्न क्या है कि महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है? उद्यान कृषि, बाजार कृषि, ट्रक फार्मिंग या ये सभी? बाजार कृषि कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म तथा जैन धर्म। खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो खजुराहो के मंदिर का संबंध हिंदू धर्म तथा जैन धर्म से है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश? दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये राजस्थान में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, व्राही लिपि को किसने स्पष्ट किया? जॉन एफ फ्लीट, जेम्स प्रिसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिसेप ने स्पष्ट किया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है कि नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के कितने चैनल बनाए गए हैं? 4, 5, 6 या 8? नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के लिए कुल 6 चैनल बनाए गए हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? न्याय मंत्री, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। तो राष्ट्रपति कानूनी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श ले सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारी मशीन प्लांट ये कहाँ पर स्थित है? बरौनी, धनबाद, जमशेदपुर या रांची? भारी मशीन प्लांट ये कहाँ पर अवस्थित है? तो भारी मशीन प्लांट जो है ना ये रांची में अवस्थित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है? रायबरेली, प्रतापगढ़, फैजाबाद या इलाहाबाद? उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है ना ये है प्रतापगढ़। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है? चौसा, दशहरी, लंगड़ा या सफेदा? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है दशहरी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है? जूट, गन्ना, कपास या तिलहन? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है गन्ना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में कृषि विज्ञान दर लगभग कितनी निर्धारित की गई है? 2%, 3%, 4% या फिर 5%? तो कितने प्रतिशत निर्धारित की गई? तो 5% निर्धारित की गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? 15, 3, 19 या 20? तो देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कुल 15% उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? उनके महत्व के आधार पर उनका सही अवरोही क्रम क्या होगा? अवरोही क्रम क्या होगा? ऑप्शन नंबर वी, नलकूप, नहरें, तालाब एवं कुएं, अन्य साधन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। उत्तर प्रदेश में संस्थान जहां जगह हैं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी स्थापित किया गया है वह इलाहाबाद, कानपुर, बरेली या मेरठ? तो यह है इलाहाबाद। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में
आईटी सिटी की स्थापना की गई है? इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में या वाराणसी में? उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना लखनऊ में की गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया? अमेठी में, जायस में, जगदीशपुर में या रायबरेली में? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान ये स्थापित किया गया है जायस में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? लखनऊ में, चित्रकूट में, कानपुर में या फिर बांदा में? उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है चित्रकूट में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि टारगेट आपका होना चाहिए 5 जनवरी। समय कम है, तो जितना ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट पढ़िए। जो कुछ भी आप पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन कीजिए और जितनी भी क्लास में आपको करा चुका हूँ उसको देख डालिए। आप लोग बेड़ा पार हो जाएगा जीके और हिंदी में। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल निःशुल्क में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।